जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं हमारे ऊपर जो लिखा हुआ है हाउ टू वर्क एपीटी आईसी, यानी एपीटी आईसी कैसे काम करती है उसका थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन देने की मैंने आप लोगों तक कोशिश की है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं एपीटी आईसी को। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये देखिए, ये मैंने एक एपीटी आईसी की ड्रॉ की है डाटा शीट के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए आप देखिए यहाँ पे इसका एक नोटकट पॉइंट मैंने मार्क किया हुआ है। तो इस नोटकट पॉइंट के हिसाब से मैंने नंबरिंग किया हुआ है। तो ये 12 वोल्ट की आईसी होती है। तो जैसे कि देखिए, एक नंबर पिन में मैंने लिखा हुआ है VPH, 2 नंबर पिन पे मैंने लिखा हुआ है डाटा, 3 नंबर पिन पे मैंने लिखा हुआ है CLK मतलब क्लॉक, और 4 नंबर पिन पे मैंने लिखा हुआ है VIO वोल्टेज इनपुट आउटपुट, 5 नंबर पे मैंने लिखा हुआ है VOUT LDO वोल्टेज आउट LDO, 6 नंबर ग्राउंड है, 7 नंबर भी ग्राउंड है, 8 नंबर भी ग्राउंड है, और 9 नंबर जो है इसकी NC है मतलब नॉट कनेक्टेड है, 10 नंबर भी नॉट कनेक्टेड है, और 11 नंबर जो है VSW वोल्टेज स्विचिंग, और 12 नंबर जो है VWAT SW VWAT स्विचिंग। तो इस 12 बॉल की आईसी को मैंने ड्रॉ की है और इसकी डाटा शीट भी मैंने नोटकट पॉइंट के हिसाब से बनाई है। तो आप देख ही पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एपीटी आईसी के बारे में आज बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको देने की कोशिश की है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं इस एपीटी आईसी में कौन सा वोल्टेज कहाँ से कब आता है और किसको कब मिलता है, कब डाटा आता है, कब क्लॉक आता है, कैसे आता है, कितना वोल्ट आता है, कितना वोल्ट आउट होता है, उस सब इन्फॉर्मेशन आपको हम देने की कोशिश की है। चलिए हम वो सब देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, इसका जो सबसे पहला जो 1 नंबर पिन है VPH, तो इससे इसको जो लाइन आती है सबसे पहले जिसे हम कहते हैं DC to PMI, इसे हम DC to DC IC भी कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए, यहाँ से एक वोल्टेज सबसे पहले आती है, यहाँ पे सबसे पहले आके यहाँ पे इनपुट होती है VPH पे, जो वोल्ट होती है 4 वोल्ट। अब जैसे ही PMI से वोल्टेज 1 नंबर वाली पिन VPH पे इनपुट इन होती है, उसके बाद यहाँ से आईसी फीडबैक देती है सीधे इस 12 नंबर बॉल को, फिर से वही 4 वोल्ट वाला वोल्ट इस 12 नंबर बॉल को फीडबैक दे देती है। तो दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को मैं समझा पाया। सबसे पहले PMI से 4 वोल्ट निकलती हुई आती है एपीटी के VPH पिन पे 4 वोल्ट। जैसे ही एपीटी के VPH पिन पे 4 वोल्ट आती है, तो एपीटी आईसी क्या करती है, यहाँ से फीडबैक इसे दूसरे 12 नंबर वाला जो पिन होती है एपीटी आईसी की, इस आईसी को फीडबैक फिर से 4 वोल्ट दे देती है। तो यहाँ तक शायद दोस्तों आप लोगों को समझा पाया। उसके बाद जो होती है, उसके बाद एपीटी आईसी को जो वोल्टेज मिलती है वो मिलती है आपको इस पावर आईसी से इस पिन में 4 नंबर वाला पिन में आती है वोल्ट 1.8 वोल्ट, जिसे हम VREG वोल्ट भी कहते हैं, अब जैसे ही पावर आईसी VIO पिन को 1.8 वोल्ट देती है, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद यहाँ जैसे ही पावर आईसी से 1.8 VREG वोल्ट मिल जाती है, तो उसके बाद CPU क्या करती है, 2 सिग्नल एपीटी को भेजती है, जो एक सिग्नल होती है क्लॉक की और एक सिग्नल होती है डाटा की। तो सबसे पहले
क्लॉक की सिग्नल जाती है। जब क्लॉक काम करती है उसके बाद डाटा की सिग्नल जाती है। तो दोस्तों डाटा और क्लॉक की जो सिग्नल होती है तो उसमें सबसे पहले क्लॉक की सिग्नल काम करती है। क्लॉक की सिग्नल जैसे ही काम करती है तो डाटा भी काम करने लगता है। तो जैसे कि देखिए पहले यहाँ पे मैंने ले लिया, सीपीयू से एक लाइन चली गई क्लॉक पे, और एक देखिए और एक जाती है डाटा पे। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे कलर मिस्टेक मतलब कलरिंग पेन की मिस्टेक हो गई है। तो चलिए, जैसे कि पहले देख लिया आपने, अब देखिए जैसे कि यहाँ से जाती है सीपीयू से और एक लाइन डाटा पे चली गई, डाटा पे चली गई, जो यहाँ डाटा और क्लॉक की सिग्नल मिल जाती है। तो इस डाटा और क्लॉक की सिग्नल को आप जब स्कीमेटिक में सर्च करेंगे तो आपको RFFE क्लॉक और RFFE डाटा के नाम से मिलेगा। तो यहाँ तक आप लोगों को समझा पाया दोस्तों। तो उसके बाद क्या होता है, एपीटी क्या करती है, जैसे ही उसके बाद जैसे मिल जाती है, अब तो 6 नंबर वाला पिन ग्राउंड है, 7 नंबर वाला भी ग्राउंड है, 8 नंबर भी ग्राउंड है, 9 10 तो एनसी है। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ 5 नंबर से जो वोल्टेज आउट एलडीओ होती है, एक बक कोयल के थ्रू वोल्टेज आउट होती है। इस बक कोयल को मैंने ले ली, अब वोल्ट BA लिख देते हैं। यहाँ से होते हुए वोल्टेज आउट करके यहाँ से होते हुए सीधे 11 नंबर पिन में आ जाती है। अब क्या होता है, 11 नंबर पिन जो होती है क्या होती है, वोल्टेज स्विचिंग। अब 5 नंबर पिन से वोल्टेज एलडीओ यहाँ से आकर बक कोयल पे आती है, और बक कोयल के आउटपुट से सीधा होते हुए यहाँ से होते हुए सीधा आ जाती है 11 नंबर पिन VSW मतलब वोल्टेज स्विचिंग पिन पे। जैसे ही वोल्टेज स्विचिंग पिन पे स्विचिंग होता है तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उसके बाद क्या होता है, यहाँ से जो वोल्टेज आउट होती है तो यहाँ से 1.8 से लेकर 3.6 के करीबन वोल्ट चले जाती है 2GPA को और 4GPA को। तो यहाँ तक शायद आप लोगों को समझ आ गया दोस्तों। तो ये PTIC काम कैसे करती है, तो और एक बार हम आपको समझा देते हैं। जो देखिए, सबसे पहले PMI से 4 वोल्ट निकलती हुई आती है APD की 1 नंबर वाला पिन जो VPH होता है, यहाँ पे इनपुट होती है। यहाँ जैसे ही इनपुट होती है तो यहाँ से फिर 4 वोल्ट निकलती हुई APD की 12 नंबर वाला पिन पे इनपुट होती है, जो पिन होती है VBAT स्विचिंग, यहाँ पे इनपुट हो जाती है। उसके बाद क्या होती है, उसके बाद होती है PA मतलब पावर आईसी से एक VREG वोल्टेज 1.8 APD के 4 नंबर वाले पिन पे इनपुट होती है। जैसे ही 4 नंबर वाला पिन VIO में इनपुट होती है VREG वोल्टेज, तो वहाँ से क्या होता है, CPU APD को डाटा और क्लॉक की सिग्नल देती है, जो 3 नंबर वाले पिन और 2 नंबर वाले पिन। जब CPU डाटा और क्लॉक की सिग्नल APD को भेज देती है तो यहाँ से APD को इस 3 रिक्वायरमेंट मिलने के बाद, मतलब VPH, VREG और डाटा और क्लॉक, ये 3 रिक्वायरमेंट मिलने के बाद APD क्या करती है, Vout मतलब वोल्टेज आउट LDO देती है एक बक कोयल को, और बक कोयल से फिर निकलती हुई फिर आकर 11 नंबर पिन से स्विचिंग होती है। 11 नंबर पिन से जैसे ही स्विचिंग होती है चली जाती है सीधे 2GPA को और 4GPA को। ये होती है APTIC की काम। तो दोस्तों APTIC का काम यही होता है। अब जो हम बताने जा रहे हैं दोस्तों कि APTIC को हम बहुत लोगों को देखे हैं कि APTIC को बाईपास करने का बोलते हैं।
तो बाईपास हम इसीलिए 4G हैंडसेटों में नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें जो होती है डाटा और क्लॉक की लाइन होती है। तो डाटा और क्लॉक की लाइन हम अगर बाईपास करना चाहें तो सेट में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो जिस भी APT IC में डाटा और क्लॉक मिले आपको तो उससे बाईपास करना ना करें। काम तो हो जाता है किसी किसी में, पर प्रॉब्लम हो सकती है। जियो में, खास करके जियो में हो जाती है। तो इस तरह से APT IC काम करती है। अब APT IC ख़राब होने से आपका नेटवर्क भी पूरा भी जा सकता है। APT IC ख़राब हो जाने से कभी लो नेटवर्क भी हो सकता है। APT IC ख़राब होने से आपका जो नेटवर्क सेक्शन में आप जब जाके 3G 4G 2G सिलेक्ट करते हैं वो सिलेक्ट भी नहीं हो सकता है। तो आप नेटवर्क सेक्शन में काम करने से पहले सबसे पहले आप APT की रिक्वायरमेंट को चेक करें, उसके बाद आप काम करें। क्योंकि बहुत सारे दोस्त तो बोलते हैं मैंने WTR चेंज कर लिया, टावर नेटवर्क नहीं आ रहा है, मैंने 2G ने चेंज कर लिया, नेटवर्क नहीं आ रहा है, मैंने 4G चेंज कर लिया, नेटवर्क नहीं आ रहा है। तो काफ़ी हद तक WTR का जो मामला है, काफ़ी हद तक हम लोग 70 से 80% WTR हैंडसेटों में WTR चेंज करने से काम बन जाता है। किसी किसी हैंडसेट में परेशानी आ जाती है, WTR चेंज करने के बाद भी काम नहीं होता है। तो जिस भी हैंडसेट में APT लगे हुई है उस हैंडसेट की APT की रिक्वायरमेंट आप चेक करें और APT को चेक करते हुए APT के ऊपर काम करें और नेटवर्क सेक्शन को अपने बनाएं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यारा सा एक कमेंट करें और लाइक करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।